गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद संजय वर्मा में स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी कवर करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा की जाती हैं, तो इसमें से जो है पॉलिटिकल साइंस या कहें सिविक्स सेक्शन के अंतर्गत जो है वर्ष 2004 में टीजीटी की जो आयोजित परीक्षा की गई थी, उन परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। और आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को यह जानकारी भी होगी कि वर्ष 2004 में जो टीजीटी की परीक्षा की गई थी, तो इसकी परीक्षा जो है एक बार निरस्त कर दी गई थी। तो निरस्त पेपर जो किया गया था उसका जो है संपूर्ण व्याख्या इस क्लास में हम करेंगे। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे, और यदि वो चाहते हैं तो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, तो पहले प्रश्न में जो है आपसे पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति। ये चार विकल्प हैं। इन विकल्पों में से राइट आंसर का चयन करना है। चलिए, यदि हम इस प्रश्न की व्याख्यात्मक हल करते हैं तो हमारे सामने यह निकल के आता है कि जो राजदूत होते हैं, तो राजदूत की जो नियुक्ति होती है वह जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हुई है। अर्थात विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। और प्रधानमंत्री के विषय में देखा जाए तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 75। तो आर्टिकल 75 में यह कहा गया है कि लोकसभा में जिस भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत दल वाले नेता को भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और यदि राष्ट्रपति चाहता है तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के अंतर्गत जो है संसद की निर्वाचित या गैर निर्वाचित सदस्यता लेनी होगी। अब हम चलते हैं कि जो विकल्प में महान्यायवादी दिया है, तो संविधान का एक आर्टिकल है 76। तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है भारत की महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति ही करता है। और विकल्प में जो चौथा ऑप्शन दिया है उपराष्ट्रपति दिया है, तो उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाता है। और इसके निर्वाचन की प्रक्रिया देखा जाए तो संविधान का एक आर्टिकल है 66। तो आर्टिकल 66 में यह बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित तथा गैर निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा होता है और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। इन दोनों सदस्यों के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अर्थात आप सभी ने देखा कि जो पहला प्रश्न था, इस पहले प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा? तो विकल्प डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको बताना है कि एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है। किसके द्वारा? विकल्प में दिया है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय और
राज्य सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। और इसकी यदि हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहली चीज तो समवर्ती सूची के विषय में जान लीजिए कि जो समवर्ती सूची होती है तो समवर्ती सूची को पहली चीज तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। और यदि समवर्ती सूची पर देखा जाए तो कानून बनाने का अधिकार किसको होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। और प्रारंभ में देखा जाए तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे। और यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो है समवर्ती सूची पर कुल कितने विषय हैं तो वर्तमान में 52 विषय हैं। और इस तरीके से आप सभी ने देखा कि विकल्प जो सी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो थर्ड है इसमें पूछा गया है कि संविधान के अनुसार भारत है डॉट डॉट आपको बताना है क्या है। विकल्प में दिया है संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ, अर्ध संघीय राज्य। आप बताएं कि आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो संविधान में देखा जाए तो एक आर्टिकल है, वो भी पहला आर्टिकल है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और इसी आर्टिकल 1 में ही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। और इसी तरीके से यदि देखा जाए तो संविधान का जो पहला आर्टिकल है और संविधान का जो पहला भाग है और संविधान की जो पहली अनुसूची है, इन तीनों जगह जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में उल्लेख किया गया है। अर्थात आपने देखा कि प्रश्न जो तीसरा है इसका जो राइट आंसर होगा तो विकल्प जो तीसरा है यही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल यदि हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो एकात्मक राज्य के विषय में देखा जाए तो एकात्मक जो प्रणाली है इसको यूके के संविधान से या कहें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत का संविधान एक अर्धसंघीय राज्य है या अर्धसंघात्मक राज्य है, इसको किसने कहा था तो इस कथन को जो है केसी हुइयर महोदय ने कहा था। अर्थात देखा कि आप सभी ने विकल्प जो सी है यही आपका उचित और राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो 4 है इसमें दिया गया है कि सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं किनके बीच। विकल्प है केंद्र और इकाइयों के बीच, विधायिका के दो सदनों के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच दिया है। तो उचित आंसर का आप सभी को चयन करना है। यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है तो 7वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि संविधान में शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वह केंद्र एवं राज्यों के बीच विभिन्न सूचियों में किया गया है। जैसे कि हम कहें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उचित आंसर होगा विकल्प जो पहला दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी ऐसे ही जो है एकदम बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सभी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन जो 5 है इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक
प्रभाव पड़ा है? विकल्प में है जापान, आयरलैंड, फ्रांस, रूस। आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। संविधान में देखा जाए तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इनको जो है कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अर्थात जो विकल्प दूसरा है यही आपका राइट आंसर होगा। फिलहाल जापान से यदि देखा जाए कि जापान से क्या चीजें ली गई हैं जापान से, तो आप सभी अच्छे से नोट कर सकते हैं कि जापान से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसको जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, बोलो, जापान से लिया गया है। और इनका जो मेंशन किया गया है, संविधान का एक आर्टिकल है 21 में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और इसी तरीके से देखा जाए कि जो फ्रांस है, फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्र जो है इसको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, बंधुता एवं समानता शब्द हैं, इनको भी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। और जो विकल्प में रूस दिया है, तो रूस से देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनको लिया गया है रूस के संविधान से। और प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इनको भी रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा। विकल्प में दिया है प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है यह भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। फिलहाल उत्तर दिया भी गया है, तीसरा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो 7 है इसमें दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है। विकल्प में दिया है एक राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, मंत्रिमंडल का एक मंत्री दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान को देखा जाए तो कौन होता है, एक जो अध्यक्ष होता है यही जो होता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का जो है प्रधान होता है अध्यक्ष, अर्थात विकल्प जो दूसरा है यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपको बताना है। विकल्प में है राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय दिया है। आपको उचित आंसर की तलाश करना है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि उत्तरदायित्व की हम बात करते हैं तो उत्तरदायित्व जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक उत्तरदायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। आप सभी अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला उत्तरदायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। और दूसरा जो उत्तरदायित्व होता है वह सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है यह जो होता है राष्ट्रपति के प्रति होता है। और जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है यह लोकसभा के प्रति होता है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो विकल्प दूसरा है यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं दिया है कि अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृति या स्वीकृति
होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है। किसके विषय में पूछा है? तो राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। विकल्प में क्या दिया है? 30 दिन दिया है, 10 दिन दिया है, 14 दिन दिया है, 15 दिन दिया है। तो इसमें से यदि देखा जाए तो जो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक पर जो है कानून बनाने का जो अधिकार होता है, तो लोकसभा को ही होता है। यदि धन विधेयक को लेकर के जो है लोकसभा ने राज्यसभा के पास विधेयक को भेजा है, तो राज्यसभा जो है इस धन विधेयक को अपने पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है। अर्थात जो विकल्प तीसरा है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि दिया है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होगा। पहला विकल्प दिया है, दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। अगला विकल्प दिया है, राज्यसभा इसे अस्वीकृति कर सकती है। अगला विकल्प दिया है, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती हैं जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला दिया है, लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। बिल्कुल, यदि देखा जाए धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती हैं, चाहे तो लोकसभा उसे स्वीकार करे, चाहे तो लोकसभा उसे अस्वीकार करे। अर्थात तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पूछा गया है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला विकल्प दिया है, इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। अगला विकल्प दिया है, इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है। अगला विकल्प दिया है, इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। अगला विकल्प दिया है, इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है। तो यदि हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो आपको जानना आवश्यक है कि जो राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। और इनके जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने ही नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो विकल्प दिया है पहला, इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है रिटायर होता है। अर्थात पहला विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो 12 है, इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कभी कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करता है। विकल्प में दिया है, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। और अगला विकल्प है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। अब आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यदि सर्वोच्च न्यायालय की सीट को स्थानांतरित करना है तो इसको लेकर के जो है जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से ऐसा कर सकता है। अर्थात विकल्प जो चौथा है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है कि धन अनुदान के लिए आपको बताना है
कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। उसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है। राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। इन चार विकल्पों में से धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में उचित आंसर की तलाश करना है। तो यदि देखा जाए तो धन विधेयक को, आप सभी को पता है कि धन विधेयक को केवल और केवल पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में लाया तो जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के लोकसभा में इस धन विधेयक को लाया जा सकता है। अर्थात विकल्प जो दूसरा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप सभी ने यहाँ पर यह देखा कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक को लेकर के जो है लगातार 2 3 4 प्रश्न जो है सन 2004 में पूछे गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 14 है, इसमें दिया है कि राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, अब दिया है विकल्प, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, संसद का सत्र चालू नहीं होता है, संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करता है। इन चार विकल्पों में से उचित आंसर का चयन करना था। तो पहली चीज तो आप सभी जान लीजिए कि जो अध्यादेश होता है, तो अध्यादेश का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में किया गया है। और अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि जब संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो या संसद की कार्यवाहियां नहीं चल रही हों, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वह अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून की जो अधिकतम अवधि होगी वह 6 माह 6 सप्ताह होगी, या इसी चीज को हम कहें 7 माह 12 दिन होगी। और यदि देखा जाए इस परिप्रेक्ष्य में, तो आपने देखा कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो जो विकल्प तीसरा है, संसद का सत्र चालू नहीं होता है, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि दिया है कि एक राज्य की विधान सभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है। विकल्प में दिया है राज्य का मुख्यमंत्री, विधान परिषद का सभापति, विधान सभा का अध्यक्ष, राज्य का राज्यपाल दिया है। उचित आंसर की तलाश करना है। तो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का जो सभापतित्व करेगा वह कौन करेगा, तो उत्तर जो दिया है इसमें विधान सभा का अध्यक्ष हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, दिया है संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, किनके द्वारा। विकल्प में दिया है उपराज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा और संसद द्वारा दिया है। तो यदि हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं, तो संविधान में एक आर्टिकल है 239, तो अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उक्त मात्रा तक कार्य करेगा। अर्थात विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं
कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है, पूछा गया है। विकल्प में दिया है राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, भारत का महान्यायवादी दिया है। तो इस प्रश्न की जो है उचित आंसर क्या होगा, तो जो पहला विकल्प दिया है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से ही संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करता है, पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है कब। अब आपको बताना है उनकी इच्छा होती है, दोनों के बीच कोई एक असहमति होती है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। अब आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो लोकसभा और जो राज्यसभा है, इनकी जो संयुक्त तो बैठक होती है, तो इसको लेकर के देखा जाए तो जब दोनों के बीच किसी विधेयक को लेकर के कोई गतिरोध की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, अर्थात विकल्प जो दूसरा है यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि दिया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, दिया है ना। विकल्प में है 13, 14, 15, 16 दिया है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यदि देखा जाए तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिलहाल 22 नहीं दिया है, अधिकतम क्या दिया है, 16 है दिया है ना, 16 भाषाएं दिया है। तो यही जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए, फिलहाल यही होगा भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 20 है, इसमें पूछा गया है कि किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता। विकल्प में दिया है सिंधी और संस्कृति, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो पहला है सिंधी और संस्कृति जो है, इनका जो है उपयोग जो है एक साथ जो है एक हिस्से में नहीं किया जा सकता है, पहला विकल्प राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 21 है, इसमें पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता, क्योंकि विकल्प दिया है उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है, वह यह बनना नहीं चाहता। अब आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो आपने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्पों के अकॉर्डिंग, तो उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। बिल्कुल जो विकल्प दूसरा है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि 22 जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है। विकल्प में दिया होगा, देखते हैं क्या क्या दिया है। 1 पखवाड़ा, 1 महीना, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यदि देखा जाए तो विकल्प में क्या दिया है, 6 सप्ताह या 6 माह, अर्थात तीसरा विकल्प जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता। विकल्प में है संपत्ति, वाहन, बिक्री, मनोरंजन दिया है।
तो उचित आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल जो नगर निगम होता है, तो नगर निगम को देखा जाए तो बिक्री पर जो है कर लगाने का अधिकार नहीं होता। तीसरा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है कि नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है कौन? विकल्प में है नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर, चुना हुआ आयुक्त। उचित आंसर क्या होगा? तो विकल्प जो तीसरा है, चुना हुआ मेयर जो है नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? विकल्प में है आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त, स्थायी समिति दिया है। उचित आंसर की तलाश करना है, तो विकल्प जो दूसरा है विकास अधिकारी, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 26 है, इसमें क्या पूछा गया है कि पंचायती राज आता है किसमें? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज जो विषय है, ये किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का जो है विषय है। विकल्प जो दूसरा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्वसरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? विकल्प में है ग्राम, प्रखंड, जिला, क्षेत्र दिया है। उचित आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करें फिलहाल। तो विकल्प में जो दिया है प्रखंड दिया है, यही जो है राइट आंसर होगा। और यदि हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो 28 है, इसमें दिया है कि न्याय पंचायत कार्य करता है। अब देखिए विकल्प में क्या है? केवल सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो अंतिम है, कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ही न्याय पंचायत कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसमें दिया है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसके द्वारा? विकल्प में है लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, कहीं कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो यदि केंद्र में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा, आपको बताना है। तो विकल्प जो अंतिम है, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें दिया है कि सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। क्यों नहीं है? किसके लिए? पहला विकल्प है ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण करने के लिए, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण के लिए, कृषकों को वित्त देना, कृषि उत्पादन दिया है। तो उचित आंसर की तलाश करना है। तो कृषक जो होते हैं, कृषकों को वित्त देने का कार्य जो है सामान्यतः ग्राम पंचायतों का नहीं होगा। ये क्या होगा? आंसर जो होगा तीसरा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? विकल्प में है संसद सार्वभौम संस्था है। अगला विकल्प में है वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, राज्य का प्रधान लोगों द्वारा चुना जाता है, विधायिका में 2 सदन होते हैं। उचित आंसर की तलाश करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? जो विकल्प जो बी है, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिया है कि लोकतंत्र है लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए एक सरकार। यह परिभाषा कितने दिया था? विकल्प में है वुड्रो विल्सन, अरस्तु, मैकियावेली, अब्राहम लिंकन दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को इसके विषय में जानकारी होगी। तो यह क्वेश्चन जो है किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है कि लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी क्या है? चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, प्रेस और राजनीतिक दल। तो लोकमत तैयार करने के लिए जो है सबसे शक्तिशाली एजेंसी क्या होगी? चुनाव, अर्थात पहला विकल्प जो है यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? पार्टी, संविधान, सरकारी प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता, अभियान दिया है। तो उचित आंसर क्या होगा? सरकारी प्रतिबद्धता जो है यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसमें दिया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। किसको हटाने के लिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संयुक्त लोक संघ आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सॉरी ये चौथा विकल्प है। तो उचित आंसर क्या होगा? यदि देखा जाए तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया के समान है, अर्थात पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो 36 है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? विकल्प में है स्थायित्व, पुनरानुमेय, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। इन विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? जो विकल्प तीसरा दिया है, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो 37 है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक प्रमुख अनिवार्य क्रियाकलाप नहीं है? बैठकें आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना, पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो उचित आंसर क्या होगा? बिल्कुल समाचार पत्र जो है प्रकाशित करना, ये क्या है? राजनीतिक दल की जो है अनिवार्य कार्यकलापों में नहीं आएगा, बल्कि ये काम किसका है? प्रेस का काम है। अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में दिया है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? विकल्प में है 5, 6, 7, 10 दिया है। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो बोलो कितनी है? 5 है। अब 5 में देखा जाए तो कौन कौन से हैं? तो इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस हैं, अर्थात पहला विकल्प राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और दिया है क्या? 5 वर्ष के लिए दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, ये कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विकल्प जो दूसरा है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प में है वियना, रोम, न्यूयॉर्क, जेनेवा। तो WHO का जो मुख्यालय है वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ है?
जेनेवा है, अर्थात विकल्प जो चौथा है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया है कि भारत की विदेश नीति आधारित है इस पर, किस पर? पश्चिमी गुट पर, साम्यवादी गुट पर, गुट निरपेक्षता पर, जियो और जीने दो पर आधारित है। भारत की जो विदेश नीति है किस पर आधारित है? तो गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है, अर्थात विकल्प जो तीसरा है यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? विकल्प में है गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के अंतरराष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक पारस्परिक क्या दिया है? आदान। तो क्या आंसर होगा? विकल्प जो पहला है गुट निरपेक्षता, यही पंचशील के सिद्धांतों में शामिल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? विकल्प में है बैडुंग, बेलग्रेड, लुसाका, मिस्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन आयोजित किया गया था, सम्मेलन आयोजित जो किया गया था 1961 में किया गया था, बेलग्रेड में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसमें दिया है कि भारत में न्यायपालिका कैसी है? विकल्प में है स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वर्तमान में तो कैसी है? स्वतंत्र है, ये किसी के भी जो है अधीन कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? विकल्प में है महात्मा गांधी, एम.एन. राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो सन 1922 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी ने एक संविधान के लिए सुझाव दिया था, अर्थात विकल्प जो पहला है यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसमें दिया है कि एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? विकल्प में क्या है? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो यदि देखा जाए कि संसदीय प्रणाली में जो है वास्तविक शक्तियां किसमें होती हैं तो मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। विकल्प जो दूसरा है यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो आप सभी को पता है कि एकात्मक राज्य वाला देश या राज्य कौन सा है? तो यूके अर्थात ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। विकल्प चौथा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो 48 है इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? विकल्प में है अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। ये चार विकल्प हैं। इन विकल्पों में उचित आंसर को चयनित करना था। तो विकल्प जो चौथा दिया है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? अधिनियम 83, अधिनियम 84, अधिनियम 90, अधिनियम 91 दिया है। उचित आंसर की तलाश करना है तो बिल्कुल जो पहला विकल्प दिया है आर्टिकल जो 83 है इसी में ही कहा गया है कि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसमें दिया गया है कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष कैसे होता है, किसके द्वारा
या चुनाव होता है या कैसे इसको नॉमिनेट किया जाता है, ये विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। पहला है उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, इनका चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है। तीसरा विकल्प जो है राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है कि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13, 18, 19, 20। तो उचित आंसर क्या होगा कि जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं इसमें लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं? तो 20 होती हैं। विकल्प जो डी है चौथा जो है यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्ति किससे संबोधित की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और संबंधित मंत्री दिया है। फिलहाल आप उत्तर को देख भी पा रहे होंगे ना। तो विकल्प क्या है? सी, अध्यक्ष जो है यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? 2 माह, 1 वर्ष, 6 माह, अवधि निश्चित नहीं है। तो उचित आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका उचित आंसर क्या होगा? तो जो विकल्प पहला है 2 माह, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसमें दिया है कि क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, कभी नहीं। बिल्कुल जो पहला विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। हाँ, किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसमें दिया है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। उचित आंसर क्या होगा? अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह, 6 सप्ताह या 7 माह, 12 दिन होगी। अर्थात विकल्प जो चौथा है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? आपको बताना है। विकल्प में दिया है 75 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष, 62 ईयर्स दिया है। तो बिल्कुल जो विकल्प तीसरा दिया है 65 वर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है आपको बताना है। विकल्प में क्या दिया है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। तो बिल्कुल जो चौथा विकल्प दिया है संसद की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है? विकल्प में है यूएसएसआर, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्तियां हैं इसको यूएसए कहें या कहें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, कानून मंत्री के द्वारा दिया है। तो उचित आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल जो पहला विकल्प दिया है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रिट का अर्थ क्या है? विकल्प में दिया है एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, एक राजनीतिज्ञ द्वारा जारी एक आदेश, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम
कि ऊपर न्यायालय द्वारा मुहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो राइट आंसर बताना था, क्या होगा? विकल्प जो तीसरा है यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? पहला विकल्प दिया है न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। अगला दिया है न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। उचित आंसर की तलाश करना था, तो जो पहला विकल्प दिया है यही जो है लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक लक्षण नहीं होगा, पहला विकल्प राइट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसमें दिया है कि भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, पहला विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं, कब होती हैं? एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में दो बार, 2 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो विकल्प जो पहला दिया है, एक वर्ष में एक बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक आयोजित की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि ये क्लास जो है आपको उपयोगी लगती है तो आप जो है इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।